आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ गए हैं विदेश दौरे से, मेलेडी खिलाकर, मेलेडी गिफ्ट करके। लेकिन मेलेडी अभी भी ट्रेंड कर रही है। अगर आप जाएंगे अलग अलग जो एप्स हैं जहां से आप इंस्टेंट सामान मंगवाते हैं, वहां पर आपको मेलेडी नाम की जो चॉकलेट है वो आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी। जी हाँ, देश का यही हाल है कि एक बार कोई ट्रेंड चलना शुरू होता है, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की और जो ये टॉफी है, चॉकलेट है, जिसका एक स्लोगन था मेलेडी है चॉकलेटी, वो दरअसल अब आपको ज्यादातर इस तरह की जो एप्स है वहां से आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी। इसके अलावा यही बताया जा रहा है कि जो कंपनी इसको बनाती है उसके स्टॉक जो है वो भी बढ़ गए हैं। तो आप सोचिए कहां से क्या शुरुआत हुई थी और कहां तक पहुंच गई। तो हमारी विदेश नीति एक टॉफी में लिपटे हुए रैपर की तरह जो है वो फिलहाल हो गई है। और ये किसने यहाँ तक इसको पहुंचाया है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी पूरी विदेश नीति ही हा से शुरू होकर हा पे ही खत्म हो जाती है। यही हमारी विदेश नीति रही। कुछ समझ में आए उनके ना आए, बस वो हंसते हैं, जाते हैं, कुछ भी उल जुलूल कहते हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं। और हमारे आपको देश के पत्रकार तो आपको पता ही है कि वो किस तरह के सवाल पूछते हैं। वो अब ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं देख रही थी गोदी मीडिया के सो कॉल्ड जो बिग एंकर्स हैं उनको, वो ये कह रहे थे कि देखिए मेलेडी हाथ में लेकर कि देखिए प्रधानमंत्री ने इसको कैसे फेमस कर दिया है, विपक्ष उनको टारगेट कर रहा है, क्या वाकई में उनको इस पर टारगेट करना चाहिए? ये स्तर है हमारी पत्रकारिता का। वाकई में वो पत्रकारिता कर रहे हैं या चापलूसी, चाटुकारिता और इससे भी आगे की कोई चीज है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, पैरों में पड़े हुए। और अगर कोई बाहर का कोई पत्रकार सवाल पूछ लेता है तो उसको किस किस तरह की चीजों से जो है नवाजा जाता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन तक किया जा रहा है। जो काम वो नहीं कर सकते वो एक अगर बाहरी पत्रकार कर रही है तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पहुंच गया है देश। सवाल है नीट की परीक्षा का, सवाल है महंगाई का, सवाल है विदेश नीति का, सवाल है सिलेंडर्स की लाइन में लगे हुए उन लोगों का जो रात रात भर वहां पर जमावड़ा कर रहे हैं ताकि उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए, चाहे कई कई हजार का ही सही। सवाल है उन लोगों का जो पेट्रोल डीजल की लाइन में लगे हुए हैं। सवाल उन लोगों का है जिनको त्याग का ज्ञान नरेंद्र मोदी ने दिया था। और आज शुभेंदु अधिकारी को हमने देखा कि किस तरह से वो एक यात्रा निकाल रहे थे जिसमें गाड़ियों का और बाइक्स का एक लंबा काफिला था। तो देश ये दोगलापन जो है इस सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह का, इन सब का जो है वो देख रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और आरएसएस को भी उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो देश के गद्दार हैं और वो किसी भी कीमत पर उनसे माफी नहीं मांगेंगे। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर बिखर रही है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके से एएनआई और तमाम जगहों पर जाकर इसको लेकर अपनी जो है वो बात मीडिया में जाकर भी रख रहे हैं। इस सबके बीच एक और जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि आपको याद होगा सीजेआई ने जो कॉकरोच वाला कमेंट किया था उसके बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी एक बन गई है। और जो अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने इस पार्टी को शुरू किया है वो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। जितने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी के हैं लगभग उतने ही, आप उससे ज्यादा हो गए होंगे, उतने उस भारतीय कॉकरोच पार्टी के हैं। और लगातार वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। और उनका एक पूरा एजेंडा है जिसको बाकायदा तौर पर लोग जो हैं जिसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं महुआ मोइत्रा से लेकर और लोग, वो भी कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, वो कहें कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हम इस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो अभिजीत दिपके हैं उनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का रहा है, बाकायदा तौर पर वो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उनकी तस्वीरें तमाम आपके नेताओं के साथ हैं और वो कहते भी रहे हैं कि वो कितने बड़े आपियन हैं। तो क्या ये आप 2.0 है? क्या ये जो 8 मिलियन से ज्यादा लोग हैं क्या वाकई में ये ऑर्गेनिक है या फिर ये किसी एजेंडे का हिस्सा है? क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो लोगों का गुस्सा है, जो युवाओं का गुस्सा है परीक्षा फेल को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेकर, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाए? वो चाहे इस तरह से ही, क्योंकि छोटे, एक तरह से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को छोटे दुश्मन लग रहे हों, कहीं ये तमाम लोग विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी के पास या कांग्रेस के पास ना चले जाए, इसका एक ये भी एंगल है। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं जिनको आप सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेफ्ट के लीडर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम जो मीडिया चैनल है उस पर वो जाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी कार्यक्रम में। थैंक यू सबसे सो पहला मच सवाल मैं
जी 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 सबसे पहला बोलिए। सवाल मैं कॉकरोच पार्टी से ही कर लेती हूँ और फिर उसके बाद राहुल गांधी और मैं तमाम उस पर आऊंगी। आप जी कैसे देख रहे हैं इस कॉकरोच पार्टी को? क्या आपको नीयत साफ लगती है? क्या आपको लगता है यूएस में बैठे हुए कुछ लोग एक ये पार्टी बना रहे हैं, युवाओं का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, लेकिन युवाओं का गुस्सा तो तब्दीली की तरफ होना चाहिए। अगर गुस्सा यहाँ फूट रहा है तो उससे तब्दीली तो होगी नहीं, क्योंकि ये लोग कोई इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टिसिपेट अभी नहीं इन्होंने इस तरह से कुछ कहा है, सिर्फ एक तरह का एजेंडा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है और अभी की तमाम लड़ाई जो है वो एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है। और क्या आपको लग रहा है कि ये आप 2.0 है और इनका गुस्सा कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका ट्विटर, फेसबुक और शायद इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। जी देखिए, मैंने पिछले शो में कहा था कि आप भी कॉकरोच हैं और हम भी कॉकरोच हैं। अगर हम चीफ जस्टिस के एक स्टेटमेंट को माने तो हम दोनों कॉकरोच हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग वेरी डिफरेंट। कॉकरोच को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है या जिस तरीके का एक टॉक उसके बारे में चल रहा है, कॉकरोच इज एन एक्टिविस्ट, ही इज अ यूजलेस मैन हु डज नथिंग, अर्न्स नथिंग, स्टडीज नथिंग। वो कुछ नहीं करता है क्योंकि वो नाकारा है तो वो आरटीआई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब मेन पॉइंट इज कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या चीज है? अभी देखिए, इट इज अ लॉन्ग जर्नी दैट दे हैव टू टेक। मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने अप्रोच किया है या नहीं, क्या वो उसके रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है या नहीं। You need a minimum 100 people with their signatures and ID proofs and so on and so forth, and that should be approved by Election Commission of India. आपका memorandum of articles, manifesto सब आप देते हैं, तब पार्टी बनती है। दिया कि नहीं कोई नहीं जानता। और जो जैसा कि आपने कहा कि इसके जो फाउंडर्स हैं, the people who are promoting it, they are abroad। आप बाहर रह करके भारत की बात करते हैं, भारत में ये एक अजीब सा वो आइए ना यहाँ और लड़िए। आप आइए, लड़िए, आप क्वेश्चन करिए, आप चैलेंज करिए, आप देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर बुशरा, आइडियोलॉजी जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समाजवादी पार्टी को लीजिए, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1930s में, जिसमें राम मनोहर लोहिया भी थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, और धीरे धीरे करके वही ट्रेंड आया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जयप्रकाश नारायण थे। ये सारे के सारे जो है ये आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते थे। धीरे धीरे करके बाद में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आया, उस आंदोलन में सोशलिस्ट बहुत से जुड़े, हम लोग कम्युनिस्ट हैं, हम कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद उसी के अंदर से समाजवादी पार्टी बनी, उसी के अंदर से आपकी राष्ट्रीय जनता दल बनी। तो कहने को समाजवादी पार्टी को ये बड़े आसानी से कह देते हैं इट्स अ फैमिली पार्टी, बट इफ यू गो टू द वेबसाइट, वो राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी पे आधारित एक पर्टिकुलर सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करती है। कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है जो आजादी के समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा द आइडिया ऑफ इंडिया इज गांधी, और गांधी जिस तरीके से भारत को चाहते थे, एक इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री, बट यहाँ पे व्हाट इज द आइडियोलॉजी? आप सोशलिस्ट हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप लिबरल हैं, आप हिंदूवादी हैं, आप क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर आइडिया? आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है नहीं है? आप बदलना चाहते हो तो क्या बदलना चाहते हैं? क्या है समस्या इस मुल्क की, ये तो पता चले। आई मीन एक जनरल सा एक ट्रेंड निकाल करके, एंड फाइनली सी लेट्स फेस इट, आई मीन इवन अरविंद केजरीवाल को स्पेशलाइज करना पड़ा था। लास्ट में उनका सारा का सारा आंदोलन बिजली पानी पे आकर के संकुचित हुआ, और क्योंकि दिल्ली की जनता ही वाज वेरी लकी, ये जाति धर्म इत्यादि में नहीं विश्वास करते, इट्स अ वेरी यूनिक सिटी, आवर कैपिटल, ये इकोनॉमिक इश्यूज पे ही वोट करते हैं मोर और लेस, इसीलिए पीपल सपोर्टेड हिम एंड ही वन। So cockroach party has to move forward, they have to explain themselves, कौन उनके फाउंडर्स हैं, कौन उनके लीडर्स हैं, कौन उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपना एक मैनिफेस्टो जारी करें, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तब सीरियस लिया जाएगा। और दूसरा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क उनके पास है? अरविंद मोर और लेस अगर देखा जाए तो दिल्ली तक सीमित रहे, फिर बहुत उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, बने तो पंजाब वालों ने एक चांस दिया, हरियाणा वालों ने वो भी नहीं दिया। चाहे उनके लिए एक लंबी जर्नी है, हालांकि एक नेशनल पार्टी है। तो मैं वही कह रहा हूं, क्या आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है या नहीं है? किन फोर्सेस के साथ अलाइन करेंगे, किन के साथ नहीं करेंगे, किन पार्टियों के साथ आपका तालमेल है, किन के साथ नहीं है? कांग्रेस के प्रति आपकी क्या राय है? डीएमके के प्रति आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी लेफ्ट को आप कैसे देखते हैं? यू हैव टू क्लियर इट आउट। You have to clear it out. I welcome the cockroach Janata Party. I welcome the cockroaches of this country. I welcome the Gen Z. Go ahead and raise the issues for national development. No doubt. Follow the democratic process. आपका मुल्क है,
और इस मुल्क को अब में बदलाव लाना है, आप इश्यूज को जरूर रेज करिए डेमोक्रेटिकली, लेकिन एक्सप्लेन योरसेल्फ फर्स्ट। तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली मिसिंग। सो एवरी सिटीजन जो थोड़ा डिससेटिस्फाइड है कंट्री से किसी वजह से, चाहे वो रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन, उसको लग रहा था अब ये कुछ नया डिफरेंट हो रहा है, कम हो रहा है, ट्राई टू फॉलो देम। लेकिन क्या बिल्कुल। आरएसएस जैसे बीजेपी को समर्थन देती है? आप बीजेपी के फॉलोअर्स के बराबर आपका जो है सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हो गए। क्या बीजेपी के पीछे जो आरएसएस का ढांचा है 1925 से लेकर के आज तक, वो आपके पास है? नहीं है ना। लेफ्ट के पास तो फिर भी है, कांग्रेस के पास तो फिर भी है, क्या आपके पास है? नहीं है। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चन, यू नो। तो लेकिन वो ये कह सकते हैं कि विजय जो है वो पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद वो वहां पर तमिलनाडु में उन्होंने सरकार बना लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई उनका एक स्टारडम है, उन्होंने शायद काफी सालों से वो मेहनत कर रहे थे। इलेक्शन वो पहली बार लड़े, लेकिन वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। अभी वो ये कह सकते हैं कि भाई हम एक मोमेंटम बना रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं और हम उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन इसमें जो एक कैच है वो ये है विवेक जी की देखिए, बीजेपी को भले ही वो ऑन फेस ये दिखा रही हो कि उसे प्रॉब्लम है इस पार्टी से, उसको क्रिटिसाइज कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन अदर देन कांग्रेस, यानी कांग्रेस के अलावा उन्हें आम आदमी पार्टी से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा जाता था और कहा जाता रहा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि देखिए कांग्रेस में पंजाब में थी, वो कांग्रेस से छीन लिया गया, दिल्ली में थी, वो उससे छीन लिया गया। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का नुकसान नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही नुकसान किया है। और उसके बाद हमने देखा कि तमाम लीडर बीजेपी में कितनी आसानी से वहां पर चले जाते हैं और फिर हमें पता चला कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था पूरा, वो आरएसएस बैक था और जो उससे लोग जुड़े हुए थे उन्होंने खुद सामने आकर ये कहा। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ एक्स आरपीएन जो है वो कॉकरोच पार्टी को जो है शुरू कर रहे हैं। यानी कि जो एक पार्टी है जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जिसके पास अपना काडर है, जो लगातार लड़ रहा है, जो बीजेपी को सबसे बड़ा अपना दुश्मन नजर आता है, उसके अलावा कोई भी हो उसको बीजेपी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है ये जो एनर्जी है वो चाहते हैं कि यहीं पर सप्रेस हो जाए, वो कहीं इतने बड़े कोई आंदोलन में ना जुड़ जाए कि वो कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ जुड़े जहां बीजेपी को सीधे नुकसान हो? जी, आपने बहुत एक अच्छा डिस्कशन शुरू किया है इस विषय पे। अब हम विजय पे पहले आते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि टीवीके की आइडियोलॉजी नहीं है? टीवीके इज वेरी क्लियर और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। द्रविड्स एंड द दलित्स फर्स्ट, हिंदुत्व ऑफ नॉर्थ इंडिया अ बिग नो नो, अ बीजेपी बिग बैन। वो बड़ा क्लियर आदमी है। और जो टीएमके की आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी टीवीके की है। दे आर कंटेंडिंग इन द सेम स्पेस, इन द सेम वोटर्स। वो लोग इंडिया अलायंस की तरफ हैं एक तरीके से। ऑफिशियली अभी स्टालिन है, लेकिन क्या हमें डीएमके की आइडियोलॉजी और विजय की आइडियोलॉजी और पार्टी में कोई फर्क दिख रहा है? एआईएडीएमके को उसने किनारा किया। ही कुड हैव सिंपली गॉन टू एआईएडीएमके, सेड भाई मेरे पास इतनी सीटें आई हैं, समर्थन दो, सरकार बनाते हैं, तुम भी मंत्री हम भी मंत्री। ही सेड नो, I will not have any truck with the AIADMK in the present form. They are with the BJP. No truck with the BJP and हिंदुत्व। तो वो तो आइडियोलॉजिकली क्लियर है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में क्लियर है? डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ होता है तब एक पार्टी बनती है। आपको एक विजन देश को देना हो, और जब आप उस विजन को देते हैं तब लोग डिसाइड करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। सो आई मीन वी वेलकम द कॉकरोच जनता पार्टी। एक और भी बनी है जनता कॉकरोच पार्टी, उसका भी देखा मैंने सोशल मीडिया पे। एक और कोई श्रीमान जी खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं साहब हम जनता कॉकरोच पार्टी है। सो देयर आर मेनी कॉकरोच पार्टीज व्हिच आर कमिंग अप। वी वेलकम ऑल द कॉकरोच पार्टीज, गो अहेड। आप आइए ट्रांसपेरेंटली और आप कहिए who is the person you are targeting, which is the party you are targeting. You have to take stands. आप खड़े होकर के आम आदमी पार्टी की तरह देखो जी ये लेफ्ट भी नहीं है, हम तो राइट भी नहीं है जी, हम तो देश की सोचते हैं जी, एंड ऑल दिस नॉनसेंस। जावेद अख्तर साहब ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था, मुझे आज भी याद है। कॉन्क्लेव में अरविंद केजरीवाल बैठे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, एंड जावेद अख्तर ने सीधा उनसे कहा कि आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं? और जो असली वाले हैं उनका इशारा कहीं ना कहीं सीपीआई सीपीएम की तरफ था। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? जो एक कॉमन गरीब आदमी की बात करता आया है, जो लेफ्ट की स्पेस है, जो कि झोपड़ी की कॉलोनियां हो गई आपके जो ऑर्फन्स हो गए, आपके जो बॉन्डेड लेबर है, आपका जो चाइल्ड लेबर है जिसकी लड़ाई लेफ्ट लड़ता आया है, कैपिटलिस्टों के खिलाफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। वी आर द वंस जो हम एक गरीब की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ पे अच्छे अच्छे घरों के कम्युनिस्ट जो है उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी पैसा सब दांव पे लगाया मूवमेंट के लिए कि देश का कुछ हो और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म हो। आप हैं कौन मिस्टर अरविंद केजरीवाल? ये हिंट था जावेद अख्तर साहब का।
मुझे आप याद है उस कॉन्क्लेव में अरविंद वाज जस्ट नॉट एबल टू डिफाइन। अब आप जो है इलेक्शन को जीतने के लिए बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, कभी आप कहते हैं अयोध्या के लिए फ्री बस सर्विस करूंगा, कभी आप साहब हनुमान आया साहब कि हम हर कॉर्पोरेशन में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, बीच में ये शुरू होने जा रहा था। तो ये दिस इज नॉट गुड। आप हिंदू हैं, आप रहिए, आपके अमानतुल्लाह खान साहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, जरूर फॉलो करें आप, लेकिन पार्टी आइडियोलॉजी नीड्स टू बी वेरी क्लियर। आपको जनता ने करप्शन से लड़ने के लिए वोट दिया था, क्योंकि whatever be the party, हम करप्शन से नहीं लड़ पा रहे थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो लोगों ने कहा एक नया आदमी आया है अरविंद केजरीवाल, इसकी एक नई पार्टी है। और जब पहली बार 2013 में आए थे, यकीन मानिए मैं स्कूलों में जाता था, मारे डर के सरकारी स्कूल का हर टीचर टाइम पे आके ब्लैक बोर्ड पे लिखता था। बट देन देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर करप्ट और नॉट करप्ट और केस और जेल, नो, पर ये है कि भ्रष्टाचार दिल्ली में है और हम उसको नहीं हटा पाए। और जिस सपने से हम आपको लाए थे, मैं कोई एलिगेशन अरविंद नहीं लगा रहा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज एन IITian, ही इज अ फैबुलस मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, एंड देन लाइक ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही क्लियर्ड हिज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आया, हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन भारत दिल्ली शहर करप्शन मुक्त नहीं हुआ। तो कॉकरोच पार्टी का भी देखिए वही है, इनको आकर के हमें बताना होगा कि आप, और अभी बहुत प्रीमेच्योर है, हु दीस पीपल आर, व्हाट इज द एजेंडा। आप इंडिया अलायंस के साथ हैं कि नहीं है? ममता से लड़े, ममता हारी, ममता हट गई, कांग्रेस लड़ी ममता से, बट डू यू नो द फर्स्ट थिंग वाज दैट राहुल गांधी अप्रोच ममता बनर्जी एंड सेड वी आर टुगेदर, क्योंकि आपको गलत तरीके से हराया। So I mean, that is how it stands. समाजवादी पार्टी भी गई, बाकी भी गए, लेफ्ट के अलग इक्वेशंस हैं उनसे बंगाल में, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन कम से कम ये जो एक हिंदू राष्ट्र की जो राजनीति है, एक हमारी एक संस्कृति है, वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज, हिंदी पोजीशन इन साउथ इंडिया, ये सब जो एजेंडाज हैं, इसके खिलाफ इंडिया अलायंस, वी आर अ लिबरल अलायंस एंड वी डू हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इवन इफ हम स्टेट्स में आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी लेफ्ट और कांग्रेस एक ही स्टेट के लिए, एक ही आइडियोलॉजी पे खेल में लड़ती है। विवेक जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से अभी वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि किसी तरह का ये एक तरह का कोई जाल ना हो जिसमें आप युवाओं को, क्योंकि वो इस वक्त फिलहाल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा है। आप विदेश में बैठकर ये इस तरह का एक एजेंडा सेट करें, लेकिन सड़कों पे कौन नजर आ रहा है? सड़कों पे कांग्रेस नजर आ रही है, उनके जो कार्यकर्ता हैं। अभी हमने देखा है नीट के एग्जाम को लेकर, जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ, और उस कमेंट की वजह से वो तमाम एस्पिरेंट्स जो है उन्होंने इसको ज्वाइन करना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उनके कार्यकर्ता लाठी डंडे और पानी की बौछारें ये सब वो सह रहे हैं। आज भी राजस्थान जैसे स्टेट में जहां इतनी गर्मी है, वो सड़कों पर है। राहुल गांधी लगातार एक स्टैंड लिए हुए वो उसकी बात कर रहे हैं, वो और आगे जाकर उन्होंने तो खैर कांग्रेस, उन्होंने तो आरएसएस, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरह से गद्दार भी उन्होंने कह दिया। और उन्होंने ये कहा है कि भाई देश की जनता एक आर्थिक तूफान आने वाला है और आप मेलेडी है चॉकलेटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस तरह का वो ये मजबूत स्टैंड क्या वो ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन मैं अब आ रही हूँ मेलेडी है चॉकलेटी पर। विवेक जी, ये किस स्तर पर पहुंच गई है हमारी विदेश नीति, और देश में हाहाकार है, लोग मर रहे हैं सड़कों पर, लोग खड़े हुए हैं लाइनों में, लोग सारी रात सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि उनको सिलेंडर मिल जाए, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे होम थे और ये सब बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं एक अजीब तरीके के, ताकि आप जो जेनजी है, जो लोग हैं, उनको एक ट्रेंड दे सके और तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट कर सके। आप तो गोदी मीडिया पे जाते हैं और वहां पर आप देखिए आज क्या डिस्कशन हो रहा है। देखिए, मैं स्टूडियो में तो हूं नहीं, लेकिन अगर मैं स्टूडियो में होता तो मैं मेलोडी तो आपको देता नहीं, आपके लिए मैं कैडबरी की चॉकलेट जरूर लेकर के आता हूं। ये तो हो गई पहली चीज। ठीक, अब जहां तक हम मोदी साहब की बात करें, अगर भाई ठीक है, आई मीन यू गो, यू मीट समबडी, यू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टंटिंग और आप थोड़ा सा वो करते हैं, आपको दिस इज 0.0001%। नेहरू जी बड़े ग्लैमरस थे, नेहरू जी की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी थी, he was a good looking man, he used to speak very fluently। और गांधी जी का एक जो था, जब अगर आपको मैं क्योंकि मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा इस इंसिडेंट्स को, कि जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कशंस चलते थे तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जनरेशन का गैप था। While पटेल was very unwell और वो 3 साल के बाद एक्सपायर हो गए देश की आजादी के, वो 70s में थे, whereas नेहरू was the other generation in his 50s।
और दूसरी बात जो गांधी जी को नेहरू के बारे में पसंद थी और भगत सिंह ने भी नेहरू के बारे में लिखा है, अगर दर्शक यहाँ पे चाहें तो जाइए और गूगल पे सर्च करिए व्हाट भगत सिंह रोट अबाउट जवाहरलाल नेहरू। तो भगत सिंह ने भी वही लिखा जो गांधी कहते थे कि उसका एक इंटरनेशनल विजन है, वो राष्ट्रवाद की नैरो सीमाओं तक सीमित नहीं है, वो इंडिया को व्यापक रूप में देखते हैं। दूसरा, नेहरू में कॉन्फिडेंस था कि वो आंख में आंख डाल करके अंग्रेज की बात करते थे, उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, जो कि आज भी हिंदुस्तानियों में है कि एक गोरा आके खड़ा हो जाता है तो सारे के सारे लोग जो है टॉपसी टर्वी हो जाते हैं हमारे पर। दैट वाज मिसिंग इन नेहरू। नाउ लेकिन ही नेवर डिड चीप पॉलिटिक्स। ही आई मीन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो विभाजन हो रहा था और डिस्कशंस हो रहे थे और वॉर वहां पे हुआ था, सारा कुछ उसका पूरा कार्यकर्ता, उसका पूरा डिवीजन, सारा कुछ वाज हैंडल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई मीन ही वाज दैट बिग स्ट्रेटेजिस्ट। नॉन अलाइंड अचानक उन्होंने डाला जब देखा कि अमेरिका से भी प्रेशर आ रहा है और रशिया एंड द चाइनीज आर जस्ट गोइंग टू बी, ही सेड नॉन अलाइंड although we were friends of the Russians। तो ये स्ट्रेटेजिकली जो सोचना है ना, ये आपका 99.99% होता है। 0.001% चलिए साहब आप थोड़ा हंस दिए, आपने किसी को टॉफी दी, आपने किसी के साथ कुछ किया, that goes along with it as a clever fact। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ 99.99% जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, हमारे मुल्क की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जितने ये अफसर और सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, only photo options, only videos, only show business, everything is stage managed। G20 का समिट हुआ, हल्ला मचाया गया, वाओ व्हाट हैज हैपेंड, और उसके बाद मलेशिया में जाकर के जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति खड़े होकर के कहते हैं कि साहब आई डिस्कस द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। और यहाँ पे किसी विदेशी नेता को प्रेस से मिलने से मना किया गया था। ये है हालात। आप जाते हैं इजराइल, आपको सब पता होता है, आप एक अवार्ड लेते हैं, आप खुशी खुशी अवार्ड लेकर के चले आते हैं। आई मीन हु आर यू ट्राइंग टू कॉन एंड व्हेन विल इंडिया बिकम सीरियस? क्या हम सीरियस हैं इस मुल्क को लेकर के, इसकी आवाम को लेकर के? नहीं, हम तो सीरियस एक ही चीज पे हैं। आप कौन सा भोजशाला, एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ किया गया, ये किया गया इनसेंसिटिविटी दिखाता है एक्चुअली कि एक तरफ आप देश को ज्ञान देके, त्याग देके का ज्ञान देके आप निकले, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं, सब कुछ आप जनता पे डाल देते हैं और आप निकल लिए। और पता नहीं है कि ये 5 देशों में आप गए हैं, आखिर ये इमरजेंसी क्या थी? जब आप ज्ञान दे रहे हैं देशवासियों को कि आप यात्रा ना करें, तो आप क्यों गए हैं फिर? ये किसी को नहीं पता है। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि अभी जाना बेहद जरूरी था, बल्कि ये पता चला है कि नॉर्वे में अडानी के लिए गए थे वो वहां पर। और ये भी पता चल रहा है कि जो इटली गए हैं वो भी इसलिए गए हैं कि 3 जहाज भारत के जो कि इजराइल जा रहे थे वो वहां पर रोक दिए गए। इस तरह की पूरी खबर है कि वहां पर रोक दिए गए, जिसमें स्टील था जो कि शायद वहां हथियार बनाने के काम आता। और ये कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। तो आप सोचिए कि अंदर खाने ये एक तरह की विदेश नीति चल रही है या फिर ये अडानी नीति चल रही है? देखिए, जहां तक इटली की नेता का सवाल है, मेलोनी का, जो मैंने उनको स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा, आई विल नॉट कॉल हर अ सोशलिस्ट और समबडी हु इज वर्किंग फॉर द डाउनट्रॉडन या राइट, या लेकिन ये है कि कम से कम पैलेस्टीन के इशू पे शी वाज बोल्ड एनफ टू कैच होल्ड ऑफ इजराइल एंड क्रिटिसाइज वंस और ट्वाइस। दैट वाज गुड। वॉर के बारे में उसने बोला तो एक इंडिपेंडेंट महिला कम से कम कुछ तो बोल रही है। At least she is brave enough to say her mind, whether we like it or we don't like it। वो हमारी आइडियोलॉजी से मैच खाता है या नहीं खाता है, पर कम से कम उसका एक व्यक्तित्व है। हमारे यहाँ कोई व्यक्तित्व नहीं है। हमारे यहाँ देश में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कब कौन सा मंदिर टूटा, किसने कब्जा किया, किसने मस्जिद बनाई, किसने मजार बनाई, उसको कैसे तोड़े, और जाइए साहब उस पर बुलडोजर चलाइए। यहाँ पे बुशरा, मैंने नेशनल टीवी पे बोला और इस इशू को उठाया। मैंने बोला साहब आप कह रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद गलत तरीके से गलत जमीन पे बनी है, इट शुड बी रिमूव्ड। आई सेड इन दिल्ली, इन दिल्ली आप सड़कों पे घूमिए, रोड के पेवमेंट्स को घेर घेर के, पार्कों को घेर घेर के, हम लोगों ने कितने मंदिर बना रखे। डीडीए के पार्कों में मंदिर हैं, हुड्डा के पार्क में हरियाणा में, मैं इतने शहरों में गया हूं, मंदिर है। लोग कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, अब मंदिर है तो है। एमसीडी वाले सुप्रीम कोर्ट के डिमोलिशन के ऑर्डर आए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कहते हैं कि साहब क्या बताएं, हमें तो अंदर से थोड़ा डर लगता है कि इट इज अ टेंपल एंड यू नो हाउ टू रेज इट। तो द लॉ हैज टू बी सेम फॉर एवरीवन। क्या हिंदू समाज आज पैसे लेकर के डीडीए से जमीन खरीद करके एक अच्छा खूबसूरत मंदिर नहीं बना सकता? क्या हमारे को पेवमेंटों पे कब्जे करने हैं
और अगर हमने करे हैं और किसी ने एक मस्जिद बना ली है, क्या हमारा मॉरल राइट हो जाता है हिंदुओं का कि हम मॉरल प्रीचिंग करें और बुलडोजर को भेज करके तोड़वाएं? वहां के लोगों की भावना भावना नहीं है और यहाँ के लोगों की भावना भावना है। ये देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, दिस इज द रॉन्ग पार्ट। अगर लॉ न्यूट्रल होता, आप यकीन मानिए मुंबई के अंदर एक वो स्ट्रक्चर को गिराया गया, यंग बच्चे इनोसेंट गुस्से में उन्होंने पथराव भी किया, कल टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था। स्टूपिड फेलोज, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो कोई एंटी नेशनल नहीं है, वो किसी से नफरत नहीं करते, वो जस्ट इमोशन में है कि साहब बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई पथराव नहीं होना चाहिए। गांधी पे रास्ते पे चल के आप प्रोटेस्ट करिए, आप कोर्ट्स को अप्रोच करिए, दिस इज द वे इट शुड बी, आई एम नॉट सेइंग इट। लेकिन इमोशंस को क्रिएट करना, हैंडल करना, लोगों को मोटिवेट करना कि ये देश तुम्हारा है, ये काम हमारी सरकारों का है। अगर आप ये ज्यादा सही और गलत और प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों आया? वो इसलिए आया कि द कंट्री शुड नॉट बिकम अ फील्ड फॉर जस्ट फाइट्स एंड फाइट्स एंड फाइट्स। तो फिर मुझे कहा जाता है साहब एक अन्याय हुआ था हमारे साथ। मैंने बोला दलित अगर खड़ा हो गया ना और मेरे जैसे सवर्णों के खिलाफ और हमारे पूर्वजों के खिलाफ जितने भी थे और जो अट्रॉसिटीज हमने करी है यहाँ, अगर वो जस्टिस लेने पे उतर आया यहाँ पे, तो कहां छुपोगे? You have to forgive and forget what happened ages ago. And the common Muslim who's poor, who's deprived, वो एक दलित था, बैकवर्ड था, जो बेचारा गरीब कन्वर्ट हुआ था किन्हीं कारणों से, क्योंकि हम स्पेस उसको नहीं दे पाए थे ओपन हार्टेडली हिंदू। और वहां एक नई चीज थी कि साहब राजा के साथ बैठ करके उसी लाइन में मैं भी प्रार्थना कर सकता हूं, नमाज पढ़ सकता हूं। दैट वाज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन एट दैट टाइम। So you have to understand these issues. अब वो उस गरीब बेचारे को पकड़ करके पंचर वाले को कि तुमने हमारे मंदिर तोड़े, कोई बेचारा जूस बेच रहा है गरीब आदमी, तुमने हमारे मंदिर तोड़े। आई मीन ये सड़कों पे आ करके वल्नरेबल इंसान को तंग करना by the so-called गौरक्षक्स and the so-called champions of the हिंदू राष्ट्र, और हम 85% हिंदू अब पीड़ित हो चुके हैं और पता नहीं किसने पीड़ित किया, कब किया। अकबर थे, शाहजहां थे, यहाँ तक कि औरंगजेब भी थे। लेकिन साहब हिंदूज वर देयर, टेम्पल्स वर देयर, पूजा चलती रही, व्रत होते रहे। तो आप क्या करना चाहते हैं? आपको मल्टी कल्चरल सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फॉरगिव ईच अदर फॉर द एब्सर्डिटीज एंड द एट्रोसिटीज, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इफ यू डोंट डू इट, और आपको स्कोर करने में बिल्कुल आप ये देखें कि किस तरह से उनके लिए जो सऊदी अरब के मुसलमान हैं वो अलग है मोदी जी के लिए, यूएई के मुसलमान उनके लिए अलग हैं, अपने देश के मुसलमान उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के मुसलमान उनके लिए अलग हैं, बांग्लादेश के मुसलमान उनके लिए अलग है। तो मुसलमानों की भी मोदी जी ने कैटेगरीज बना ली हैं कि कौन से उनको सूट करते हैं, कौन से इन्हें सूट नहीं करते। और शायद अपने ही देश के जो नागरिक हैं वो तो उन्हें बिल्कुल ही सूट नहीं करते हैं, और क्योंकि उन्हें एक ऐसा परमानेंट दुश्मन चाहिए जिसके सहारे वो अपनी सत्ता की रोटियां जो हैं वो सेक सके। और हम देख ही रहे हैं कि अब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि सीए लागू होगा। वो किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल अभी आरएसएस और बीजेपी की नई लेबोरेटरी जो है वो बन गया है, और वहां वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है जो बंगाल ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। शुक्रिया विवेक जी आपका। अगर आप लास्ट कमेंट करना चाहें तो यू कैन बंगाल पर कि किस तरह आप इसको देख रहे हैं एक लाइन में, और फिर मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगी जी। All I'll say, it's a sad day for Bengal. It's a sad day for Bengal, and जिस दिशा में बंगाल जा रहा है बहुत दुख है मुझको। कभी भी बंगाली मानुष ऐसा नहीं था, लिबरल था। काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों बंगाल में एक साथ चले, लेकिन आज जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं बहुत दुख है मुझको इस बात। जी बिल्कुल, और हम सबको तकलीफ है क्योंकि हम तमाम वो लोग हैं जो देश के संविधान लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और सबको बराबरी के हक में यकीन रखते हैं। और जब इस तरह की परिस्थितियां राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य में होती हुई अगर नजर आए, खासतौर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, तो जाहिर सी बात है तकलीफ और ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, कार्यक्रम का समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।